Good morning, dear students. Myself, Dr. Jyoti Arora, PGT Chemistry, GSSS साकस. आपका हरियाणा के एजुसेट प्रोग्राम में सभी का स्वागत है. अब आज हम करेंगे अपना 11th क्लास का यूनिट 5 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स हम आज करेंगे. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि आप लोग अभी तो 11th में नए हुए हैं, तो 11th में आपका क्या है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री. सो यू हैव स्टडीड ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री and physical chemistry, and now we are dealing with the organic chemistry. तो organic chemistry में we will deal with the chapter of basic principles and techniques. ठीक है, इसके अंदर पहले हमने आप लोगों ने जो वीडियो में देखा है नॉमेनक्लेचर देखा है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका एग्जैक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द कंपाउंड्स विच हैव कार्बन. ठीक है, उसके बाद हमने थोड़े से इनके कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखा कि हम उनको नाम कैसे देते हैं. इतने सारे कंपाउंड्स है, वी हैव लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, सो हाउ वी कैन नेम देम. नेम तो हमें ऑब्वियसली उनको देना पड़ेगा ना, तो हाउ वी कैन नेम देम, वी हैव सीन द नॉमेनक्लेचर. नाउ टुडे वी विल सी द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में व्हाट वी विल सी, प्यूरिफिकेशन सबको समझ में आ रहा है, प्यूरिफिकेशन मतलब साफ करना. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने लैब में सिंथेसाइज किया, लैब में वी हैव सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ऐसा तो नहीं है कि कंपाउंड बिल्कुल प्योर आ जाएगा, प्योर बन जाएगा. जैसे कि हम जैसे दाल लेके आते हैं घर पे, सब दाल वाले से, तो दाल लेके आते हैं, उसके अंदर कभी कोई छोटा सा कंकर हो जाता है, कभी कोई छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा हो जाता है, कभी उसके अंदर दूसरी दाल के 1-2 दाने मिक्स हो जाते हैं. सो वी हैव टू प्यूरिफाई देम, है ना. हम उसको ऐसे प्लेट में रख के और उसको वो हैंड पिकिंग वाला जो मेथड होता है उससे हम साफ करते हैं. बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर वी कैन नॉट यूज दिस फिजिकल मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, दैट इज द हैंड पिकिंग मेथड्स लाइक. ठीक है, तो उसके अंदर ऐसे ही हमने नॉन मेटल्स में भी देखा हुआ है. 10th क्लास में हमारे पास था नॉन मेटल्स के अंदर उनका प्यूरिफिकेशन. इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम सिंथेसाइज करते हैं, सो दे आर नॉट एवरी टाइम दे आर नॉट इन द प्योर फॉर्म. So how we can purify them? There are several methods to purify them. First method is our sublimation. Second is crystallization. Third is distillation. Fourth is differential extraction. And fifth is our chromatography. So these are the 5 methods by which we can purify our compound depending on the nature of impurities and the nature of the compound. Okay, so first we will start with the sublimation. This is a very simple method, sublimation method. Sublimation method देखो, आप लोग 10th में हिंदी मीडियम में पढ़ के आ रहे हैं काफी बच्चे, तो you have studied in 9th class first chapter में हमारे आसपास के पदार्थ में we have studied about a word, if everybody I think remembers, उधर्वपातन. याद आ रहा है कुछ बच्चों को? 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ में वी हैव स्टडीड अबाउट अ वर्ड दैट इज उधर्वपातन. संघनन, संगलन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन एंड ऑल दैट. तो उधर्वपातन में हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर सम कंपाउंड्स व्हिच कैन कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू द गैसियस स्टेट. उनका लिक्विड स्टेट नहीं आता है. जैसे कि हमने नेफ्थलीन की बॉल्स जो होती है, छोटी छोटी गोलियां होती है नेफ्थलीन की, उसको हम रखते हैं अपने कपड़ों में, गर्म कपड़ों में रख देते हैं ताकि कीड़े ना लगे उसके अंदर. तो क्या होता है कि जो नेफ्थलीन है, अगर वो लिक्विफाई हो जाता तो हमारे कपड़े तो सारे खराब हो जाते, लिक्विड बन जाता अंदर सारा का सारा. बट वी नेवर सी कि हमारे अंदर लिक्विड बना हुआ हो. वी हैव सीन कि नेफ्थलीन की हमने गोलियां डाली, 4-5 महीने के बाद वो नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, मींस इवेपोरेट हो गई विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. तो दिस इज व्हाट द सब्लिमेशन इज. तो हम इसमें क्या करते हैं, वी यूज टू सेपरेट द सब्लिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम द नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी. हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड हमारे पास नेफ्थलीन है. ठीक है, नेफ्थलीन अभी तो बॉल्स अगर हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक पाउडर है नेफ्थलीन का. तो जो पाउडर है उसके अंदर कुछ ऐसी इंप्यूरिटीज चली गई हैं, या बनाते हुए उसके अंदर कुछ इंप्यूरिटीज मिक्स हो गई है. व्हाट वी डिड इज वी हीटेड द कंपाउंड. जब हम उसको हीट करेंगे तो जो उसके वेपर्स निकलेंगे, वेपर्स को वी कैन कलेक्ट ओवर द कोल्ड यू कैन से यूटेंसिल. तो उसका कंडेंसेशन हो गया,
जब कंडेंसेशन होने से वी गेट द कोल्ड क्रिस्टल्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमें ऊपर मिल जाते हैं कि जो कि क्या करते हैं, वेपराइज फॉर्म में हमारे पास कलेक्ट होते हैं आफ्टर कंडेंसेशन। तो वो हमारे पास प्यूरिफाई फॉर्म में हो गए, और जो दूसरा कंपाउंड जो इम्प्यूरिटी की फॉर्म में कंपाउंड है वो नीचे लिक्विड की फॉर्म में उसके अंदर रह जाता है। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, सब्लिमेबल कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स दैट चेंजेस डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट फ्रॉम द सॉलिड स्टेट। हमारे पास क्या हुआ, सॉलिड से हमारा डायरेक्टली गैस स्टेट में बना, लिक्विड स्टेट नहीं आई। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन अ चाइना डिश, इसके अंदर हमारे पास इम्प्योर कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो इम्प्योर कंपाउंड है इसके अंदर सब्लिमेबल भी है और नॉन सब्लिमेबल भी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इस तरीके का हम कोई कंडेंसेशन के लिए यहाँ पर हम इसको हमने कोल्ड टेम्परेचर दे रखा है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम हीट करते हैं तो जो हमारा सब्लिमेबल कंपाउंड है उसके वेपर्स यहाँ उड़ के चले गए, तो दिस इज द सब्लिमेबल कंपाउंड के वेपर्स, ठीक है। ये सब्लिमेबल कंपाउंड के वेपर्स हो गए, यहाँ पर जाके छोटे छोटे ये क्या हो गई, कंडेंसेशन हो जाती है इसकी, क्या हो जाती है, कंडेंसेशन। एंड कंडेंसेशन का मतलब अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया, प्योर कंपाउंड वी विल गेट, ठीक है, सब्लिमेबल कंपाउंड। और इम्प्योरिटी क्या है, नॉन सब्लिमेबल है। तो अगर सब्लिमेबल नहीं है, इम्प्योरिटी नॉन सब्लिमेबल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली लेफ्ट क्या रह जाएगी हमारे पास, इम्प्योरिटी इन द लिक्विड फॉर्म, क्योंकि ऑब्वियसली वो डायरेक्टली गैस में नहीं कन्वर्ट हो रही है, वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ओनली लेफ्ट इम्प्योरिटीज लिक्विड फॉर्म। So in this way we can purify our sublimable compounds with the non-sublimable impurities. Sublimable compound जो है वो डायरेक्टली वेपराइज हो जाएगा, हम यहाँ पर उसको कंडेंस कर सकते हैं, प्योर हो गया। जो इम्प्योरिटी थी वो सब्लिमेबल नहीं है तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी, एंड वी विल लेफ्ट विद द liquid form of impurities. So in this way we can separate the sublimable compound from the non-sublimable impurities. Okay. So next we will do the crystallization, and crystallization is one of the most important method of purification. हम जो भी लैब में कंपाउंड्स बनाते हैं उसमें हम ये मान के चलो कि crystallization is the last step of the purification. हमने सारे इससे मेथड्स कर लिए, बट क्रिस्टलाइजेशन फिर भी एक जो हमारा मेथड है वो रह जाता है, जिससे हमें एकदम प्योर फॉर्म में, क्रिस्टलाइज फॉर्म में बहुत सुंदर क्रिस्टल जो है वो हमें मिल जाते हैं इसके, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड मेथड, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन. Next method is our crystallization. I told you this is a very important method of purification. In this what we do is, it is based on the difference in the solubilities of the compound and the impurities in a suitable solvent. हम इसमें क्या करते हैं, solvent में हमने impure compound को mix किया, तो अगर compound की और जो impurity है उनकी solubility एक जैसी होगी, so how we can separate them, ठीक है। तो इसके अंदर जो सॉल्युबिलिटी है कंपाउंड की और दूसरी हमारी इम्प्यूरिटी की, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट के अंदर, दैट विल बी डिफरेंट। दूसरी चीज इसमें, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इम्प्योर कंपाउंड है, इम्प्योर कंपाउंड मतलब जो इम्प्यूरिटी है, नॉट द इम्प्योर कंपाउंड, जो इम्प्यूरिटी है, दैट विल बी सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट नॉट एट रूम टेम्परेचर बट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो दूसरी हमारे इसके अंदर क्या कंडीशन है कि जो इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी शुड बी सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर एंड नॉट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर इम्प्योरिटी सॉल्युबल होगी किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा अभी हम इसके अंदर देखेंगे। सो व्हाट वी डू इज, वी टेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में ले लिया, इसमें क्या है, इम्प्योर कंपाउंड है और साथ में हमने एक सॉल्वेंट डाला। सॉल्वेंट नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म, मीथेनॉल, ethanol. These are some of the solvents which we use for the purification, and sometimes we use the mixture of the solvents also, क्योंकि compound किसमें soluble है, impurity किसमें soluble है, according to that we check and according to that we use the solvent. But the most common solvents are chloroform, methanol and ethanol. अब हमारे पास कई बार नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं तो डाइथाइल ईथर यूज करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा डाइथाइल ईथर
THF, tetrahydrofuran, and all these compounds can be used, solvents can be used for the purification method by crystallization. तो हमने कभी प्योर कंपाउंड लिया, उसको हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और उसको क्या करा, हीटिंग की उसकी, क्या करा हमने उसको टेस्ट ट्यूब को हीट कर लिया। ऐसे यहाँ हमने बर्नर लगाया हुआ, टेस्ट ट्यूब को हमने होल्ड किया हुआ, तो हमने उसको ऐसे शेक कर करके हीट कर लिया। अब क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी है वो किस में सॉल्युबल, सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, हाई टेम्परेचर पे। तो होगा क्या, जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा मिक्स होके, कंपाउंड जो है वो तो सॉल्युबल हो गया, इम्प्योरिटी भी सॉल्युबल हो गई, बट इम्प्योरिटी हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल है। तो जैसे ही वो गर्म होता है, तो अब हमने क्या किया, गर्म करने के बाद हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आ गया, हमने इसको एकदम से कूल किया। तो एकदम से कूल करने से क्या होता है कि जो हमारा प्योर कंपाउंड होता है वो क्रिस्टलाइज होके बाहर आ जाता है। कई बार हम इसको आइस बाथ में रख देते हैं, जैसे ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने इम्प्योर कंपाउंड लिया हुआ है, ये हमारा सॉल्वेंट है, हमने इसको हीट किया, मिक्स करके रख दिया, थोड़ी देर मिक्स करके जब हमने रख दिया तो अभी तो टेम्परेचर उसका गर्म है, तो गर्म होने से क्या हुआ, इम्प्योरिटी तो अंदर ही सॉल्युबल हो गई, बट जो हमारे पास हमारा प्योर कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, धीरे 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 सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो अलग हो गया। तो व्हाट वी गेट इज, यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट आ जाता है, सॉल्वेंट मतलब इम्प्योरिटी के साथ सॉल्वेंट, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्योर कंपाउंड क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजर, जो चीनी होती है ना उस तरीके से क्रिस्टलाइज हो जाता है। नाउ व्हाट वी डू इज वी डिड द फिल्ट्रेशन, हमने इसकी फिल्ट्रेशन की, फिल्ट्रेशन के बाद सॉल्वेंट हमारे पास एक अलग रह गया, बीकर के अंदर हमने इसको फिल्टर कर लिया, उसके अंदर क्या है, हमारी इम्प्योरिटीज हैं, और जो प्योर कंपाउंड है वो हमारे पास इसी टेस्ट ट्यूब में इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स हमारे पास बाहर आ जाता है। ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट वी डिड वाज वी टुक द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, टेस्ट ट्यूब में हमने लिया, हमने एक सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट हमने इस हिसाब से डालना है कि जो इम्प्योरिटी है वो हाई टेम्परेचर पे उसमें सॉल्युबल हो। हमने उसको हीट किया, हीट करने पे दोनों चीजें सॉल्युबल होगी, बट जैसे जैसे उसको थोड़ा थोड़ा हम ठंडा करते जाएंगे, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, रूम टेम्परेचर से बहुत कम। तो दो चीजें हैं, रूम टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल होना चाहिए। तो रूम टेम्परेचर जैसे जैसे उसका हमारे पास थोड़ा थोड़ा कूल होते जाएंगे या बहुत ज्यादा ठंडा कर लेंगे, तो जो इम्प्योरिटी है वो तो हमारी फिल्ट्रेट में रह जाएगी, और जो प्योर कंपाउंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज होता चला जाएगा। देन व्हाट वी डिड इट, ये एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया। जैसे नॉर्मल हम चाय पत्ती होती है, चाय बनाते हैं, पत्ती हमारी सॉलिड है और चाय हमारी लिक्विड है, तो हमने उसको फिल्टर किया। तो फिल्टर करने से क्या हुआ कि जो काफी तो हद तक यही होता है, हम इस तरीके से फिल्टर करते हैं कि जो हमारे सॉलिड, ये जो हमारा प्योर कंपाउंड है या तो टेस्ट ट्यूब में ही रह जाता है या फिर फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, और इम्प्योर जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो हमारी बीकर के अंदर रह जाती है एज अ फिल्ट्रेट इन द फिल्ट्रेट। ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, जो ये प्योर कंपाउंड आता है इसका हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिर लेते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट लेंगे, ऑब्वियसली क्रिस्टलाइज फॉर्म में आएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हम लेते हैं, दिस विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हम उसको हम अपने जो हमारे पास लिटरेचर में है उससे मैच करते हैं, देन वी कैन सी कि हमारा जो कंपाउंड हमें मिला है, जो हमने बनाया है, वो कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड मेथड, दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड मेथड इज द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड में हमारे पास तीन डिस्टिलेशन मेथड है, वन इज सिंपल डिस्टिलेशन, other is the steam distillation, and third is the fractional distillation. So we will discuss one by one. Simple distillation, then हमारा steam distillation, fractional distillation, and then the steam distillation. Okay. Now the next method for the purification of organic compound is the distillation method. Distillation method is also used to calculate the boiling point of a pure compound. ठीक है, डिस्टिलेशन हम इसको बोल देते हैं जब हम बोलते हैं when there is a impure compound or two compounds are present which are miscible with each other. मतलब डिसॉल्व हो गए हैं, दो लिक्विड आपको दे दिए गए हैं, अगर वो डिसॉल्व हो गए हैं, how you can separate them, that is the method of distillation. But the same setup is also used when we have a single pure compound and we have to calculate the boiling point of that particular compound. ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन का हमारे पास जो प्रोसेस है, दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द वॉलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम द नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। मतलब क्या हुआ इसका, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब, वॉलेटाइल मतलब जो जल्दी बॉयल हो जाता है, नॉन वॉलेटाइल जो जल्दी से बॉयल नहीं होता है। दैट मीन्स इट इज यूज्ड टू सेपरेट द लिक्विड्स
हैविंग लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, जब दो लिक्विड्स के बीच में लार्ज डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट्स का, देन वी कैन यूज द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म है हमारे पास 334 केल्विन है उसका बॉइलिंग पॉइंट, और एनिलीन का कितना है 457 केल्विन। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो बॉइलिंग पॉइंट का दैट इज वेरी लार्ज। That is why we can use the simple method, that is distillation. Distillation has two other types of methods, steam distillation and fractional distillation. इसके बाद हम वही डिस्कस करेंगे। तो what we do in the distillation method, we have an RB, round bottom flask. RB होता है round bottom flask। ठीक है, round bottom flask हमारे पास प्रेजेंट होगा, और इसको अगर हम हिंदी में देखते हैं तो we called it as आसवन फ्लास्क। ठीक है, इसको आसवन फ्लास्क हम बोलते हैं, क्योंकि इसको हम डिस्टिलेशन को आसवन विधि भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो फ्लास्क होता है ये राउंड बॉटम वाला होता है। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, इसको हमने यहाँ क्लैंप पे लटका दिया। यहाँ पर नीचे हमारे पास एक वायर गॉज होती है, मेटल की पतली पतली लाइंस होती हैं उसकी। आपने सबने स्कूल में अब आई थिंक देख ली होंगी, 11th में तो काफी टाइम से आप बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं। और नीचे हम क्या लगा देते हैं इसके, यहाँ बर्नर हम यूज करते हैं। बर्नर मतलब फ्लेम वगैरह के लिए जो हम यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल होगा, चाहे हमारे पास किसी भी टाइप का फ्लेम वहां पर होगा। क्या होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, इसके अंदर हमने इम्प्योर कंपाउंड ले लिया, दैट इज मिक्सचर हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कॉर्क लगा देते हैं, और कॉर्क के बीच में यहाँ पर हमारे पास क्या लगा देते हैं हम, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का ऑब्वियसली जो ये मेटालिक पोर्शन होगा वो नीचे की तरफ आएगा। ये हो गया। यहां से हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक यहाँ पर हमारे पास ये इसके अंदर जो है वो स्पेस होता है। व्हाट वी डू इज वी पुट द कंडेंसर, बट दिस इज नोन एज कंडेंसर। कंडेंसर इज यूज्ड टू कंडेंस द वाटर वेपर्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस राउंड बॉटम फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ हीट। ठीक है, क्या हुआ, अब यहाँ पर बीच में इसका ये जो वाटर का क्या होता है, ये वाटर यहाँ बीच में फ्लो करता है, और यहाँ पर हमारी एक पाइप होती है सिंक की तरफ जाती है, और यहाँ पर हम एक पाइप लगा देते हैं जो कि वाटर का इनलेट होता है। तो जी ये वाटर का इनलेट यहाँ पर होता है, तो ये इसमें ये क्या करता है, सर्कुलेट होता रहता है बीच में, ऐसे कायरल से सर्कल, ऐसे भी जैसे होते हैं ना स्पाइरल टाइप के जो है, इसमें बीच में ग्लास होते हैं, तो वहां से ये क्या करता है, ऐसे स्पाइरल ग्लास होते हैं, यहाँ से जो वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है। और क्या होता है कि यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं हम एक कंडेंसर, ये अडेप्टर के द्वारा, और वो जो अडेप्टर का जो रिसीवर है वो नीचे एक आरबी के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। तो व्हाट वी डू इज, यहाँ से हमने इसको हीट किया मिक्सचर को, तो पॉइंट इज कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवेपोरेट होगा। ऑब्वियसली तुम ये देखो कि जब हमने हीट किया तो 334 केल्विन पहले आएगा, देन 457 पे पहुंचेगा, ज्यादा हीट करेंगे। तो what we do is the boiling point of the volatile compound is obviously less। तो यहाँ से क्या करता है, जो volatile compound होता है जिसका boiling point कम होता है, वो क्या करता है, यहाँ से evaporate होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो यहाँ से इवेपोरेट होगा तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब यहाँ क्या है, हमारे पास कंडेंसर लगा हुआ है, तो पानी सर्कुलेट करता है। तो पानी सर्कुलेट करने की वजह से जो कंडेंस हुआ लिक्विड है, वो वाटर वेपर्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। जब यहाँ से जो बॉइलिंग लिक्विड है वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। और कंडेंस होने की वजह से क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिक्विड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आने लग जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो वाटर वेपर्स आए, वाटर वेपर से हमारे पास यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से हमारे पास क्या हुआ, लिक्विड की फॉर्म में जो है प्योर लिक्विड यहाँ पर हमारा कलेक्ट हो गया। और जो इम्प्योर लिक्विड होगा, इम्प्योर लिक्विड मतलब जो दूसरा हमारे पास जो एनिलीन हम मान के चल रहे हैं, जो एनिलीन होगा वो इसके अंदर हमारा रह जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। अब अगर हमें प्योर, मैं तुम्हें बता रही थी कि बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो हम बॉइलिंग पॉइंट, और पता क्या, एक पॉइंट और है इसके अंदर, ये बॉइलिंग थर्मोमीटर क्यों लगाया जाता है, थर्मोमीटर इसलिए लगाया जाता है, अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है 334 केल्विन है, तो 334 केल्विन जब इस टेम्परेचर इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, 334 केल्विन का मतलब क्या है, 273 हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और ये 161 डिग्री 61 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही यहाँ पर 61 डिग्री सेल्सियस होगा और जो भी यहाँ पर लिक्विड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स वी हैव क्लोरोफॉर्म इन दी प्योर फॉर्म। ओके, और दूसरा जो है हमारे पास यहाँ बच जाएगा। अब हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे जैसे इसका हमारा ये कलेक्ट हो गया
तो इसके अंदर भी प्योर फॉर्म आ गई, या हम क्या कर सकते हैं, ये हमने बीकर चेंज कर दिया, दूसरा बीकर ले लिया, और जब ये वाला टेम्परेचर आ गया 457 केल्विन, तो वहां से हमारा एनिलीन कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इन 2 बीकर्स सेपरेटली वी हैव 2 प्योर कंपाउंड्स। ओके, और अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक प्योर लिक्विड यहाँ पर लेंगे। जैसे ही यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ड्रॉप आनी स्टार्ट होगी, और बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है कि जब यहाँ पर थर्मोमीटर में कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा तो वो हम और यहाँ से ड्रॉप आनी स्टार्ट होगी, उधर से कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर पे मीन्स वो कंपाउंड जो है वो बॉइल करना स्टार्ट हो गया, तो वी कैन टेल द टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्योर कॉम्पोनेंट ऑल्सो। Okay, so distillation is a very good method to separate the two miscible liquids which can be dissolved in each other, but having large difference in their boiling points, we can use the distillation method. Next इसके अंदर distillation में हमारे पास आता है fractional distillation and steam distillation. तो fractional distillation में ये होगा कि दो हमारे पास जो compounds होंगे उनका boiling point कम difference होगा, और steam distillation में एक compound अगर water में immiscible है then you can use steam distillation. So next we will start with our fractional distillation. Now we will start with the second type of distillation, that is the fractional distillation. Fractional distillation is basically used when the difference of the boiling points of the two components which gets dissolved or which are miscible with each other is less. ठीक है, लेस देन 20 डिग्री पे अगर होता है तो वी यूज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डिस्टिलेशन एंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज वी यूज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. We use the fractionating column in the fractional distillation. Fractionating column basically क्या होता है, इसके अंदर कुछ मटेरियल की पैकिंग होती है. उस मटेरियल की पैकिंग क्या किस लिए की जाती है कि वो जो मटेरियल होता है उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है, वो जो बॉयल हो रहा है हमारा लिक्विड, तो उसको क्या करता है, वो जो हीट करता है, हीटिंग होती है, तो वो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट हीट होता है. ठीक है, तो कॉलम को अगर हमने पैक कर दिया तो एट डिफरेंट स्टेजेस द कंपोनेंट विच इज गेटिंग बॉइल्ड विल गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, तो होता क्या है कि हमने एक सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि हम इसके अंदर ऑयल बाथ रखते हैं नीचे, फिर यहाँ पर हमने राउंड बॉटम फ्लास्क रखा, मिक्सचर रखा इम्प्योर लिक्विड का, यहाँ हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रखा. तो ऑब्वियसली बात है कि जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बॉइल करना, but no doubt the difference is less, so the small amount of the second the liquid also gets evaporated. ठीक है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, और दूसरा भी जो है हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट वाला वो भी धीरे धीरे स्टार्ट होता चला जाएगा. When they pass through this fractionating column, जिसमें ये मटेरियल की हीटिंग कैपेसिटी अलग अलग है, तो लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पर जाके सिर्फ वही वाला लिक्विड आएगा जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कम है. ठीक है, जो बाकी होगा वो क्या करेगा, नीचे वापस आ जाएगा. ठीक है, तो डिफरेंट लेयर्स इसीलिए इसकी बिछाई हुई होती हैं. तो होता क्या है, ईच सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन यूनिट, इसके अंदर ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये मैंने आपको बताया है, हीटिंग कैपेसिटी अलग अलग है. तो सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन यूनिट इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कॉल्ड द फ्रैक्शनेटिंग प्लेट. तो इनको हम क्या कहते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शनेटिंग प्लेट्स बोलते हैं. तो यहाँ पर फाइनली वही वाला हमारे पास लिक्विड आया जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, प्योर होके ये कंडेंसेशन हो रही है, यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ पानी जा रहा है, और यहाँ पर हमारे पास प्योर लिक्विड आ जाएगा हैविंग लो बॉइलिंग point. So in this way we can separate two liquids which have the boiling point difference less than 20 degrees Celsius. Okay, so last we are left with the steam distillation. Okay, now the last method in the distillation is steam distillation. Steam distillation is basically used for the compounds. Firstly, they should be immiscible with the water. पानी में सॉल्युबल नहीं होने चाहिए. दूसरा, विच आर हीट सेंसिटिव. हीट सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर हम उसको हायर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो सकते हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया. तो दे शुड बी they are if the compound is heat sensitive or decomposes at higher temperatures, then the steam distillation method is used. Okay, second point. Third point is, in the steam distillation, what we do is we boil the organic compound
at the temperature lower than its boiling point. ठीक है, जो क्योंकि हीट सेंसिटिव है, अपने टेम्परेचर पे, बॉइलिंग टेम्परेचर पे आते आते मे बी पॉसिबल दे कैन बी डिकम्पोज्ड, बट हम क्या करते हैं, हम उस कंपाउंड का वाटर के साथ एजियोट्रोप बना देते हैं. क्या बना देते हैं, वाटर प्लस हमारा जो इम्प्योर कंपाउंड है उसका क्या बन जाता है, हमारा एजियोट्रोप बन जाता है. और एजियोट्रोप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एजियोट्रोप लो बॉइलिंग एजियोट्रोप भी होते हैं, हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप भी होते हैं. तो नॉर्मली वी मेक द लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मीन्स इन दिस पर्टिकुलर एजियोट्रोप द ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉइल्स एट द टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो बस अब इसमें यही करना है. हमने सबसे पहले क्या किया, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली, उसमें सिर्फ वाटर ले लिया. वाटर लिया, वाटर में से यहाँ से हमने इसको बॉईल करना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टीम आई, स्टीम आके यहाँ कंडेंस हो गई. जब ये कंडेंस हुई और इस तरीके से इसकी सेटिंग होती है, थोड़ा सा हम टिल्टेड करके इसको फ्लास्क को रखते हैं. यहाँ पर हमने इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ है और ये वाटर की जो हमारे पास स्टीम जो है कंडेंस होके यहाँ पर आ रही है. यहाँ पर एक वो, यहाँ पर भी छोटा सा कंडेंसर से हम लगा देते हैं. तो कंडेंस होके जब यहाँ पर आते हैं तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स इसके अंदर आ गए, तो कंपाउंड हो गया. और जो स्टीम है उसके साथ एजियोट्रॉप बन गया. और वो स्टीम इतनी ज्यादा एनर्जी की होती है एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हुआ है ऑलरेडी कंपाउंड का, क्योंकि एजियोट्रॉप बना लिया. तो वो क्या करती है, स्टीम इस कंपाउंड को क्या कर देती है, बॉइल करना स्टार्ट कर देती है एट द टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो यहाँ से ये कंपाउंड बॉयल होना स्टार्ट हो गया और यहाँ से विद द स्टीम भी और साथ में कंपाउंड भी बॉयल होना स्टार्ट हो गया. यहाँ पर हमारे पास वाटर इकट्ठा हो गया और साथ में प्योर लिक्विड हमारे पास आ गया. नाउ द प्योर लिक्विड एंड द वाटर, वी सी दैट द इमिसिबल विद वाटर. तो ये इमिसिबल है तो मतलब दो लेयर्स बन जाएंगी. वी हैव अ सेपरेटिंग फनल. इस तरीके की हमको सबको पता है सेपरेटिंग फनल होती है. ये वाली हमारी सेपरेटिंग फनल है. इसमें जो हाई लो वो होगा, डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा, जो हैवियर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर चला जाएगा. तो इसमें हमारे पास दो लेयर्स बन जाएंगी. वी कैन ओपन द नोजल एंड वी कैन सेपरेट द टू लिक्विड्स. वन इज वाटर एंड वन इज अवर प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड. Okay, so in this particular case what we have done is, with the help of the steam we make the azeotrope of the organic compound with the water, and the steam helps to evaporate to boil the organic compound, ठीक है, at the temperature lower than its boiling point, and it condenses from the with the help of a condenser, and we get the mixture of water and the pure liquid and impurity left inside the organic this flask, RB flask, round bottom flask. Okay, so this is about the steam distillation. तो first तो इसके अंदर हम normally जो oils वगैरह का हमारा होता है ना सेपरेशन, वो करते हैं हम. जितने भी प्लांट से हम ऑयल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं उनका स्टीम डिस्टिलेशन से प्योरिफिकेशन किया जाता है. हमारे पास और बहुत सारे कंपाउंड्स, एल्कलॉइड्स वगैरह है, लिमोनिन है, उनका एक्सट्रैक्शन जो है पर्टिकुलरली स्टीम डिस्टिलेशन से किया जाता है, प्यूरिफिकेशन जो है. तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्यूरिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स of the organic compound. Okay, so this was all about our method: sublimation method, crystallization method, distillation method. Distillation में we have done simple distillation, fractional distillation and the steam distillation. एक हमारा crystallization में एक point हमारा थोड़ा सा रह गया था कि अगर हमारे पास colored impurity है, in crystallization one step was left. If we have colored impurity, तो वो कलर इम्प्योरिटी जो है हम किसके साथ, किसकी हेल्प से करते हैं, हम कंपाउंड को क्या करते हैं, चारकोल डाल देते हैं और चारकोल जो है वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है. ये तो सिंपल हमारे पास एक्वागार्ड, आरओ वगैरह होते हैं, उसमें भी हम ये देखते हैं कि कलर्ड इम्प्योरिटी कौन एब्जॉर्ब करता है, चारकोल एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब नहीं करता, एब्जॉर्ब करता है, अपने ऊपर समा लेता है. ठीक है, सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट अवर various methods of compound purification. We have left with two methods: differential extraction and the chromatography. So we will deal these methods in the next video. Hope you all enjoyed this video and you better understand the basic differences between the different methods of the purification of the organic compounds. You will see the slides also, questionnaire also, and you can practice at home. Okay, thank you.